नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइज, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो है थोड़ा स्पेशल, और वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम आज आए हैं अपने मित्र के घर, जो कि लगभग 100 किलोमीटर दूर है हमारे घर से। हमारे दोस्त जो है, इन्होंने पीएचडी की है और ये मेरे साथ एसोसिएट प्रोफेसर हैं आज की डेट में। और तो उनसे जानते हैं कि वो कैसे इंडिया से यहाँ आए, उनकी स्टोरी से रिलेटेड ही है। सो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद निखिल बागलकोट जी से। चलिए तो निखिल भाई, बताइए अपने बारे में जनता को कि कौन है आप और कैसे आप नॉर्वे आए। पहले अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताइए कि भाई। पहले नमस्ते टू ऑल द सब्सक्राइबर्स टू नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे। पहले नॉर्वे कैसे है, ठीक है। या नॉर्वे में पीएचडी करने आया है। तो मैं इंडिया में मास्टर्स कर रहा था। मास्टर्स ख़त्म करते ही मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया। ओके। तो जब पीएचडी इधर मिली तो पीएचडी करने इधर आ गया। अच्छा, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करता हूँ और पीछे जाते हैं कि नहीं, वहाँ नहीं जब आप पैदा हुए, बट आपने मतलब बैचलर्स किस चीज़ में किया? आपका क्या है, कोर क्या है आपका? मैं बैचलर्स एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में किया हूँ। अच्छा जी। स्पेशलाइजेशन एरो मैकेनिकल बोलते हैं। अच्छा। तो उसमें स्पेशलाइजेशन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। ओके। तो उसमें मैंने बैचलर्स किए, मगर मेरे बैचलर्स बीएससी मैथमेटिक्स भी है उसके साथ। ओके, तो दो बैचलर्स है मेरे पास। ओके। फिर बैचलर्स के बाद मैंने इंडिया में 6 महीने के लिए काम किया। एक छोटी सी कंपनी है, उधर मैंने 6 महीने के लिए काम किया। काम करते वक्त मुझे लगा कि मुझे मास्टर्स भी करनी है, तो मैंने अप्लाई किया। गेट की एग्ज़ाम होती है जो मास्टर्स के लिए, जो जनरल, तो वो लिखा। फिर मुझे आईआईटी मद्रास में मास्टर्स इन रिसर्च वाली पोजीशन मिली। ओके। तो मैं मास्टर्स करने उधर गया। वो शायद 2015 था या 2012 था। 12। अच्छा। फिर वो रिसर्च था, तो 3 साल का था, वो 2 साल का नहीं था। तो उधर रिसर्च होने के बाद देन ड्यूरिंग दैट टाइम, मास्टर्स के टाइम, मुझे लगा कि मुझे पीएचडी भी करनी है। ओके। ओके। तो ऑलमोस्ट 100% था कि मुझे पीएचडी करनी है। ओके। तब मैंने पीएचडी हर जगह अप्लाई किया। ऑलमोस्ट मैंने 60-50 एप्लीकेशन सेंड किए। प्रोफेसर को ईमेल भेजता रहा, हर कोई प्रोफेसर को ईमेल, जो भी मेरे काम में रिलेटेड है उनके ईमेल भेजता रहा। देन 2 जगह मुझे पीएचडी मिली। ओके। एक था यूएस। ओके। उसमें एक यूनिवर्सिटी है, कोलोराडो स्कूल ऑफ माइंस करके, उसको सीएसएम बोलते हैं। सो उधर एक पोजीशन मिली। फिर एक और पोजीशन मिली थी, वो नॉर्वे में, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टावांगर में। ठीक है। तो मैं देखो एक चीज़ बताना चाहूँगा आगे की स्टोरी आपसे जाने से पहले। तो देखिए भाई, ये 50 से 60 इन्होंने जो है पीएचडीज के लिए अप्लाई किया है। तो हताश नहीं होना है। कई लोग क्या है, आई थिंक, देखो मैं आपको बताता हूँ, कई लोग चाहते हैं फास्ट रिजल्ट्स कि 1-2 नहीं हुआ दे विल गेट क्या बोलते हैं, मतलब उनका प्रोत्साहन जो है नीचे आ जाता है। चलो ठीक है। तो आपको पीएचडी 2 जगह मिली, कोलोराडो स्कूल ऑफ माइंस और यूनिवर्सिटी ऑफ स्टावांगर। तो फिर आपने कोलोराडो स्कूल ऑफ माइंस, तो इतनी बड़ी, मतलब इट इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन दिस, तो आपने फिर यूनिवर्सिटी ऑफ स्टावांगर को क्यों चूज करा? व्हाट वाज द रीजन? मेरा जो एरिया है, पेट्रोलियम बैकग्राउंड बोल सकते हो, ब्रॉडर एप्लीकेशन की वजह से, उसमें कोलोराडो स्कूल ऑफ माइंस टॉप 1 पे आता है और यूनिवर्सिटी ऑफ स्टावांगर टॉप प्रॉब्ली 20 में आ जाता है। मतलब बहुत दूर है, दोनों का कोई कंपटीशन नहीं है। मगर बहुत सारे रीजंस हैं। एक है कि मैंने उनको बहुत सारे, मैं और मेरी वाइफ, तो हमने बहुत सारे ऐसे टेबल बनाई और सॉर्ट कंपेयर करने के कहाँ है। मगर हर मैंने दोनों जगह पे वीज़ा डाला, दोनों को किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया मैंने। लास्ट एंड मैंने यूएस वीज़ा, यूएस के टिकट, उधर 1 महीने का रेंट, सब कुछ हुआ था। ओके। क्योंकि मुझे मालूम था कि हर जगह, दोनों में से एक जगह जानी है। ओके। मगर उसके लिए टाइम लगता है, 50-60 हज़ार का नुकसान है, मगर थोड़ी दूर की सोचनी पड़ती है। अच्छा। तो फर्स्ट था कि बैकग्राउंड क्या है। ओके। उधर क्या था, इधर क्या है। तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि बैकग्राउंड दोनों सेम था। फिर व्हेन यू डू पीएचडी, यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन होता है एक लेवल तक, मगर तुम्हारे प्रोफेसर का रेपुटेशन बहुत मैटर करता है। एग्जैक्टली। तो तुम्हारे प्रोफेसर जो थे वो कौन अच्छे थे, मतलब उनका काम क्या था, उन्होंने कहाँ कौन से प्रोजेक्ट किए, और वो था। तो उसमें से मुझे लगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ स्टावांगर में बहुत अच्छा ऑप्शन था कोलोराडो स्कूल ऑफ माइंस से। कि कोलोराडो स्कूल ऑफ माइंस जो था, एक ग्रुप था,
तुम्हारा कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है कि ग्रुप में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम हो जाता है. हाँ जी. मोर प्रॉब्ली नॉट, मे बी यू गेट मोर वर्क. मगर ऐसा लगा तो इधर एक ग्रुप नहीं था, वो इंडिविजुअल वर्क था. तो जो भी करना है खुद से करना था. जी. तो मतलब डेवलपमेंट आपको लगा यूनिवर्सिटी ऑफ स्टावेंगर में एज ए रिसर्चर आपकी ज्यादा होगी. हाँ जरूर. ओके. और वन ऑफ द मेन रीजन था कि दूसरा था मैं मैरिड था तब, और यूएस में मेरी वाइफ को एज एन वॉलंटियर, मतलब वो काम नहीं कर पाती थी. ओके. शी वॉज नॉट अलाउड टू वर्क देयर. मगर नॉर्वे में ऐसा नहीं था. नॉर्वे में बिफोर शी एंटर्ड हियर शी गॉट अ वर्क परमिट. ओके. स्पाउस वीजा. स्पाउस वीजा. बाय स्पाउस वीजा शी कुड बेसिकली, वो क्या था, जब एज सुन एज शी कम्स नॉर्वे, इफ शी गेट्स ए वर्क शी कैन वर्क. वो था, वो मेन एडवांटेज है जी. और दूसरा एडवांटेज था कि नॉर्वे में पीएचडी को एज एन एम्प्लॉय कंसिडर किया जाता है. दे आर नॉट स्टूडेंट्स. यू हैव राइट्स, यू हैव सर्टेन वर्किंग आवर्स, और तो यू आर एम्प्लॉय. तो तेरा इंश्योरेंस, तुम्हारा इंश्योरेंस होता है, तुम्हारा यूनियन में रिप्रेजेंटेशन होता है. ओके. मगर यूएस में ऐसा नहीं था. यूएस में अभी भी ऐसा नहीं है कि तुम यू आर देयर एज ए स्टूडेंट. पीएचडी कर रहे हो, तुम्हारा स्टाइफंड मिल रहा है, यूर देयर एज अ स्टूडेंट. ओके. तो आपने स्टाइफन की बात करी, तो स्टाइफन कहाँ ज़्यादा था, यूएस या यहाँ पे? यहाँ पे यूएस में मुझे $2,000 मिल रहा था. ओके. और कोलोराडो जैसे गोल्डन करके छोटा सा शहर था. ओके. तो उधर सब रेंट वेंट सब काट के हाइपोथेटिकली मेरे हाथ में $300 बचते थे. ओके. $300-200 पर महीना. अच्छा. तो ऐसा था, मैंने बहुत दूर की सोचा था अगर सडनली मुझे इंडिया जाना पड़ी. अच्छा, आपने मतलब बहुत आगे की सोच ली है. नहीं, जब दो अच्छे चॉइसेस के बारे में तुमको कंपेयर करनी है तो यू हैव टू थिंक सब. एग्जैक्टली. तब तो उस लेवल तक सोचा था. मालूम नहीं, सोचने की जरूरत थी नहीं, मगर सोचा. आपने सोचा. आपका काम है सोचना. अच्छा लगता है आपको सोचना. तो मेरे लिए भी सोच लो थोड़ा सा. चलो ठीक है भाई, आगे सीरियस डिस्कशन चल रही है, बट दोस्त के साथ थोड़ी फन चलता है. वो था इधर तो था, वो था अब डॉलर के हिसाब से मालूम था, मगर इधर 25,000 क्रोन्स जी पर मंथ मिलता था टैक्स के बाद. ओके. तब जब मैंने शुरू किया था 485,000 ग्रॉस था. ओके. तो उसके हिसाब से मतलब 5,000 की एक टिकट होती है. हाँ हाँ. तो बेसिकली यू कैन गो टू इंडिया इन इमरजेंसी फ्लाइट स्ट्रेट अवे. Exactly. तुम क्राइटेरिया बना सकते हो, आप इंडिया जाने के क्राइटेरिया बना सकते हो, कुछ और क्राइटेरिया बना सकते हो बेसिकली वो. तो देखिए, ये ना बहुत अच्छी इन्होंने जो है एक ज्ञानवर्धक बात कही है, वो ये है कि जब भी आपको देखो इंजीनियर्स कैसे सोचते हैं, आई थिंक मैं सिर्फ इंजीनियर नहीं बट एक क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो यही होती है कि आप जो है अल्टरनेटिव्स बनाओ और फिर देखो कि हाँ, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि नॉर्वे से इंडिया जाना आसान है, फिर नॉर्वे में स्टाइफन ज़्यादा था, स्पाउस वीज़ा वाज वन ऑफ द मेन कंसिडरेशन जिसके कारण निखिल ऑप्टेड फॉर नॉर्वे इन कंपैरिजन टू यूएस. तो फिर आप आए नॉर्वे स्टावेंगर, ठीक है. तो फिर कैसा रहा आपका पीएचडी के दौरान एक्सपीरियंस, कैसा रहा? तो हम इनफैक्ट पीएचडी के दौरान हम सेम यूनिवर्सिटी में थे, बट हमने कभी बात नहीं की. नहीं, बात नहीं की. हाय बोली होगी शायद एक दो बार बस. आपने बोली होगी, मैंने नहीं सुनी होगी. मैंने तो कभी मजाक कर रहा हूँ भाई, बोली होगी. तो हाँ, बट इट इज फन कि तो पहले चलिए इसकी बात करते हैं कि स्टावेंगर में आपका एक्सपीरियंस कैसा था. नहीं, एक था कि मुझे स्टावेंगर से पहले मैं इंडिया में जो मैंने मास्टर्स की थी वो रिसर्च बेस्ड थी. यानी मुझे कोर्सेस लेने की बस 5 ही कोर्स लेने पड़ती थी. अच्छा. बाकी सब जो थी रिसर्च करनी थी, वो 3 साल की थी. बेसिकली तुझे रिसर्च करनी है, पेपर पब्लिश करनी है, तभी आपको जाके एंड में डिग्री. और डिग्री भी ऐसे ही, आपको थीसिस लिखनी है, वो बाहर जाएगी, स्क्रूटनी होगी, जैसे पीएचडी में होती है वैसे ही होती है. तो मुझे वो पीएचडी का जो एक्सपीरियंस था वो ऑलरेडी हो चुका था. इधर आया तो इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि यूरोप का जो थिंकिंग है, जो इंडिया में थिंकिंग है, रिसर्च एक्सपीरियंस कैसे काम करना है, वो थोड़ा अलग है. इधर बेसिकली तुझे टाइम, तुम लोगों को टाइम दिया जाता है. 3 साल का था पीएचडी, मगर तुम लोगों को टाइम दिया जाता है कि आप समझो कि क्या रिसर्च है, कि आप समझो कि आपको रिसर्च में क्या क्या कमी है, आप उसमें आप क्या कर सकते हो. रिसर्च टॉपिक ऑलरेडी डिसाइडेड था, मगर मुझे इतना फ्रीडम था कि मैं रिसर्च टॉपिक में सब टॉपिक्स क्या फोकस करनी है वो कर सकता. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यू हैड दैट फ्रीडम. एग्जैक्टली. कि रिसर्च टॉपिक है. फिर इधर की जो कलीग्स थे या
यूनिवर्सिटी में जो दोस्त थे या मेरे प्रोफेसर थे, जो भी है, दे आर वेरी फ्रेंडली. इट वाज मोर लाइक, इट वाज नॉट लाइक अ बॉस एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप. इट वाज मोर लाइक कलीग्स रिलेशनशिप कि दोनों का इक्वल इन्फॉर्मेशन. हम डेली डिस्कशन रहता था कि आज क्या करें, ऐसा भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं. ओके. और एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी बहुत अच्छी थी इधर. बेसिकली बहुत सारा फंडिंग था एक्सपेरिमेंट के लिए. जो भी खरीदने के लिए जो भी पैसे की ज़रूरत थी वो था, वो दैट वाज वेरी गुड. ओके. फिर सॉफ्टवेयर हो या एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी हो. फिर दूसरी क्या थी, आपको कॉन्फ्रेंसेस के लिए पैसे था, आपको ऑफिस सप्लाईज के लिए पैसा था, लिमिटेड नहीं था ऐसा. तो मतलब जिंदगी नहीं थी. आई थिंक आईआईटी में भी रिसोर्सेज में तो कोई कमी नहीं होगी. नहीं, आईआईटी में रिसोर्सेज की कमी नहीं. जहाँ तक मुझे मास्टर्स का, मैं भी मास्टर्स में 2-3 कॉन्फ्रेंस गया था, मैं जर्नल पब्लिश किया, सबके लिए पैसा था, वो लिमिटेड था. मगर कंपेयर टू अदर प्लेसेस था, मगर आपको पैसे कम पड़ते थे मास्टर्स में भी. देयर वाज ऑलवेज, क्या बोलते, अलुमनाई रहते थे. तो उनको आप यू रीच आउट एंड दे वुड पे. जैसे मैं जब पीएचडी में था, मैंने 2-3 मास्टर्स को कॉन्फ्रेंसेस ऐसे हुआ है. सो बट दैट्स हाउ अलुमनाई बहुत स्ट्रांग रहती है आईआईटी में, तो अच्छा तरह. सो दैट इज गुड. सो इन नटशेल ये है कि स्टेवेंगर में आपका एक्सपीरियंस रहा, फ्रीडम थी, अच्छा रिलेशनशिप था, अच्छे कलीग्स थे, और साथ में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी. तो आई थिंक मेरा भी ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सपीरियंस है. हम सेम यूनिवर्सिटी से बट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में थे. सो आई फुली रेजोनेट विद इट. और एक चीज, इधर आपको पीएचडी होते हुए भी आपको वेकेशन लेने की पूरी आज़ादी कभी भी आपको चाहिए. अगर मैं जब पीएचडी शुरू किया था, आई वाज मैरिड 1.5 years into PhD, आई हैड अ किड. तो जब बच्चे बुखार होते थे, बच्चे को वैक्सीनेशन देना, तो मुझे कुछ नहीं, बस फोन करके बोलना था कि आज मैं नहीं आ रहा हूँ. ओके. ऐसा नहीं कि ओके ठीक है आज नहीं तो कल काम तो होता ही है. एग्जैक्टली. तो पर्सनल के लिए भी बहुत फ्रीडम था. दैट इज, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स विच इज ग्रेट अबाउट नॉर्वे. यहाँ पे जैसे वर्क लाइफ बैलेंस है, हमारा एक वीडियो ऑलरेडी है उस पर, तो देखिए वर्क लाइफ बैलेंस इन नॉर्वे. ठीक है सर. चलो, तो आपकी पीएचडी होगी विद फ्लाइंग कलर्स. तो उसके बाद आपको इमीडिएटली जॉब मिल गई? क्योंकि मेरे को तो आई थिंक 6 month का ऐसा एक ड्राई पैच था वेयर आई वॉज इन इंटरव्यूज एटसेट्रा. बट आपका कैसा केस था? मुझे मेरे डिफेंस से एक दिन पहले, मेरे डिफेंस के नेक्स्ट दिन मेरा इंटरव्यू हुआ. अच्छा. जो मैं जॉब मिला मेरे को, मुझे वो मेरा डिफेंस था 6th, और 7th को मुझे एक्चुअली 5th को कॉल आया कि इंटरव्यू कर सकते हैं. 6th को मैंने बोला 6th मेरा डिफेंस है, तो 7th को वो आया इंटरव्यू कॉल. फिर 7th और 14th को मुझे कंफर्मेशन मिल गया. तो आप बोल सकते हो हाँ, एक हफ्ते में उनको. मैं इंडिया गया था 1 हफ्ते, इसलिए लेट हुआ, नहीं तो 2 दिन में होने वाला था. ओके. मगर देयर इज अ बैकग्राउंड स्टोरी टू इट. 7 महीने पहले, बिफोर आई फिनिश माई पीएचडी, आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू जॉब्स. ओके. तो ऐसा देखा जाए तो मुझे 7 महीने लगे अप्लाई करने से और जॉब. आप सच में दूर की सोचते हो. क्योंकि मैंने तो ना, जब मैंने सबमिट कर दिया, आई थिंक उसके बाद भी मेरा जब डिफेंस, मैंने जब सबमिट कर दिया, आई स्टार्टेड टू लुक. तब तो आपने दूर की सोचनी नहीं ऐसा नहीं है, दूर की सोचनी, मगर दूर की सोचनी पड़ती है. एटलीस्ट मेरा स्वभाव ऐसा है. हाँ जी, दैट इज ट्रू. मेरा स्वभाव ऐसा है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट उधर भी 40-50 एप्लीकेशन सेंड किए मुझे. अच्छा. हाँ, तो तब जाके मुझे 3 इंटरव्यू मिले. ओके. उसमें से एक था ये, और दूसरा था एक नॉर्वेजियन गवर्नमेंट हेल्थ केयर के लिए. उधर वो नहीं हुआ, मगर एक पोस्ट डॉक था, वो स्वीडन में था, वो मिला था. वो बैकअप रखते हुए मैंने किया. मगर मुझे कॉन्फिडेंस था कि, मतलब एक होता है ना इधर, द बेस्ट थिंग अबाउट डूइंग अ पीएचडी हियर और लिविंग हियर इज कि आप पीएचडी या आप 1 साल टैक्स पे किए इधर. If you pay for 1 year tax, then when you lose a contract, मतलब आपका जॉब चला गया, कॉन्ट्रैक्ट आपकी वजह से नहीं, मगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना है. जैसे पीएचडी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही आपसे सैलरी बंद होता है. तो इन दैट केस, अगर आपने थीसिस सबमिट किया हो, आपने जो भी आपका पीएचडी का जो रिक्वायरमेंट्स रहता है वो खत्म किया हो, तो आपको गवर्नमेंट एक सपोर्ट देता है. बेसिकली वो कितना रहता है, 80-70% ऑफ योर प्रीवियस सैलरी, उतना रहता है. सो विच गिव्स यू सॉर्ट ऑफ सपोर्ट सिस्टम. हाँ भाई, मैं अपने आराम से जॉब ढूंढ सकता हूँ, और जो मेरा चॉइस है, बिना कॉम्प्रोमाइज किए एक जॉब में जा सकता हूँ. आपको वापस एकेडमिक्स में जाना है तो एकेडमिक्स जा सकते हैं, जॉब में जॉब, ऐसा अपॉर्चुनिटी. सो इधर वो एक है जो मैं जब पीएचडी इधर करने के लिए सेलेक्ट किया था, वो जो मालूम नहीं था.
वो मुझे मालूम था तो मैं बहुत पहले ही मैं तो आप यूएस वाला नहीं नहीं कर रहे? हाँ ओके। वो एक है क्योंकि मैंने पहले जैसे पहले बोला इधर पीएचडी इज एन एम्प्लॉयमेंट। हम्म। तो नॉर्वे कंट्री है सोशल थोड़ा इट विल हेल्प यू टू इफ यू लूज अ जॉब इट हेल्प यू इन इकोनॉमिक टर्म्स। एग्जैक्टली। तो आपको मतलब टेंशन नहीं है पैसे टेंशन कमाने नहीं की? होता टेंशन नहीं होता। या दैट इज। Yeah. तो देखिए भाइयों, यहाँ से एक बहुत ही अच्छी बात पता लगती है कि जब भी आपको कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है, ओके, सो मल्टीपल चैनल से आप अपना इनपुट लें और फिर जैसे निखिल भाई की तरह दूर की सोचें। नहीं, अगर दूर की नहीं सोचोगे तो भाई की तरह फंस सकते हो आप, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। प्रोएक्टिवनेस इज वेरी नेसेसरी। मैंने ये लाइफ में बहुत लेट सीखी है, बट इट इज हेल्पिंग, दैट इज फॉर ट्रू। निखिल जी की आज की डेट में स्पेशलिटी क्या है, आप बता दीजिए। आप क्या करते हैं? मतलब इंजीनियरिंग में हम दोनों साथ काम करते हैं, बट आप क्या चीज़, व्हाट इज योर स्पेशलिटी? मैं सिंपल में बोला तो मैं सीएफडी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स के स्पेशलिस्ट हूँ। मैं उनके सिमुलेशन करता हूँ, उसके बारे में समझता हूँ हाँ जी। और उसके एप्लीकेशंस इंडस्ट्री में यूज़ करता हूँ। तो ये करते हैं और मैं ये जब मेरे को डेटा देते हैं तो मैं उसमें बस मशीन लर्निंग एआई लगा देता हूँ। तो हमारी जोड़ी बहुत ही मस्त है दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो और क्या है, बस और धन्यवाद। और धन्यवाद। बस आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको कुछ ज्ञानवर्धक बातें मिली होगी निखिल जी से, तो कोशिश करते रहो। दैट्स ऑल। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे। नमस्ते फ्रॉम बाय बाय बाय।